हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर वंदना जीजीसी के जूलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लिंकेज में कपलिंग एंड रिपल्शन हाइपोथेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। कपलिंग और रिपल्शन हाइपोथेसिस के बारे में डिस्कस करने के पहले हम लिंकेज क्या होता है वो पढ़ते हैं। इसको हम एक डायग्राम से यहाँ पर समझेंगे। जैसे हमने यहाँ पर क्रोमोसोम बनाए हैं, ये एक क्रोमोसोम है और यहाँ पर दूसरा क्रोमोसोम है। क्लियर? अब यहाँ पर जो जीन्स प्रेजेंट हैं वो है कैपिटल ए और यहाँ जो प्रेजेंट है वो होता है स्मॉल बी एंड स्मॉल बी और यहाँ प्रेजेंट है स्मॉल ए एंड कैपिटल बी। क्लियर? जब मियोसिस होता है तो यहाँ पर गैमेट्स बनेंगे। क्या हो रहा है? मियोसिस के टाइम पे जब गैमेट बनते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, ये अलग अलग हो जाएंगे और यहाँ जो जीन होंगे यहाँ आएगा ए बी स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल ए कैपिटल बी। अब हम लिंकेज की डेफिनेशन को इसको देख करके समझेंगे। जब एक क्रोमोसोम के, ये क्रोमोसोम है और ये वाले जो जीन हैं ये क्या कहलाते हैं? नॉन एलिलिक जीन। क्लियर? तो जब एक क्रोमोसोम के नॉन एलिलिक जीन एक लिंकेज ग्रुप बना करके गैमेट में एक साथ इनहेरिट होने की प्रवृत्ति रखते हैं या टेंडेंसी रखते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? लिंकेज। अब देखिए, ये ए और बी साथ में आया है, ये ए और बी इधर गैमेट में साथ में आया है, ये ए और बी इधर गैमेट में साथ में आया और ये वाला इस गैमेट में साथ में आया। तो जब एक क्रोमोसोम के नॉन एलिलिक जीन्स एक लिंकेज ग्रुप बना करके गैमेट में एक साथ एंटर करने की टेंडेंसी रखते हैं तो उसे हम लिंकेज कहते हैं। या फिर हम इसे भी बोल सकते हैं कि जीन्स के द्वारा एक साथ वंशागत होने और ऑफस्प्रिंग में अपने पेरेंटल कॉम्बिनेशन को बनाए रखने के प्रोसेस को हम लिंकेज कहते हैं। और इंग्लिश में हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि टेंडेंसी फॉर टू और मोर नॉन एलिलिक जीन्स टू बी इनहेरिटेड टुगेदर। देखिए, इनहेरिट हो रहे हैं टुगेदर, टू बी इनहेरिटेड टुगेदर बिकॉज दे आर लोकेटेड more or less closely on the same chromosome. Thus, parental combination of characters are found more frequently in offspring than non-parent. Clear? तो ये तो हमने लिंकेज के बारे में देखा। अब आगे हम कपलिंग एंड रिपल्शन हाइपोथेसिस के बारे में डिस्कस करते हैं, जो बैटसन और पुन्नेट ने 1905 में दी थी। बैटसन और पुन्नेट ने 1905 में कपलिंग एंड रिपल्शन हाइपोथेसिस दी थी। उन्होंने ये कपलिंग और रिपल्शन जो है वो किसके थ्रू बताया था? उन्होंने जो स्वीट पी लेथायरस ओडोरेटस होता है उस पर एक्सपेरिमेंट किए थे और फिर इस हाइपोथेसिस को उन्होंने दिया था। और 1905 में जब ये हाइपोथेसिस उन्होंने दी थी तब उन्होंने बताया था कि इसमें जो मेंडल का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट था उससे एक डेविएशन देखा था इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने, और फिर कपलिंग एंड रिपल्शन हाइपोथेसिस को दिया था। अब क्या डेविएशन आया था और इसमें होता क्या है? तो इन्होंने क्या किया था कि एक्सपेरिमेंट करवाया था, उसमें जो बताया था फ्लावर का ब्लू कलर रेड कलर पर डोमिनेंट होता है और लॉन्ग पॉलन राउंड पॉलन पर डोमिनेंट होते हैं। इन्होंने ब्लू फ्लावर और लॉन्ग पॉलन वाले प्लांट का हाइब्रिडाइजेशन करवाया था रेड फ्लावर और राउंड पॉलन से करवाया था। तो F1 जनरेशन में इनको क्या मिला था? ब्लू फ्लावर और लॉन्ग पॉलन मिले थे। फिर इसका इन्होंने क्रॉस करवाया था होमोजाइगस रेसेसिव से, स्मॉल बी एल से करवाया था, उसको हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। जब होमोजाइगस रेसेसिव का F1 जनरेशन से क्रॉस करवाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? टेस्ट क्रॉस। तो देखा था कि टेस्ट क्रॉस में मेंडल के अकॉर्डिंग तो रेशो क्या होना चाहिए? 1:1:1:1 होना चाहिए, लेकिन रेशो क्या मिला? 7:1:1:7 मिला। तो इसको हम समझते हैं कि ये रेशो कैसे मिला। तो मेंडल ने यहाँ पर बैटसन और पुन्नेट ने क्या किया था कि लिंकेज को समझाने के, मतलब कपलिंग और रिपल्शन को समझाने के लिए उसने लेथायरस ओडोरेटस पर एक्सपेरिमेंट किया था और सबसे पहले इन्होंने ब्लू फ्लावर और लॉन्ग पॉलन वाले प्लांट लिया था, कैपिटल बी कैपिटल एल और कैपिटल एल, और इधर उन्होंने लिया था स्मॉल बी स्मॉल एल। ये वाले तो कैसे थे? ये थे ब्लू फ्लावर थे और पॉलन कैसे थे? लॉन्ग पॉलन थे। और इधर क्या था? इधर रेड फ्लावर थे और पॉलन कैसे थे इसके? राउंड पॉलन थे। और इसके जो गैमेट बनते हैं वो बनते हैं कैपिटल बी कैपिटल एल, इधर गैमेट बनते हैं स्मॉल बी और स्मॉल एल। इनका क्रॉस करवाते हैं तो कैपिटल बी
स्मॉल बी, कैपिटल एल और स्मॉल एल मिलता है। तो ये जो F1 जनरेशन मिलती है वो कैसी मिलती है? ब्लू फ्लावर एंड लॉन्ग पॉलन वाली, ब्लू फ्लावर एंड लॉन्ग पॉलन वाली मिलती है। अब इसका हम क्या करवा रहे हैं? टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस हमेशा होमोजाइगस रिसेसिव के साथ में होता है, तो स्मॉल बी एल एल के साथ में करवाते हैं। तो जब इसका टेस्ट क्रॉस करवाते हैं तो हमें 4 टाइप के कॉम्बिनेशन मिलते हैं। वो कैसे मिलेंगे? अब इन कॉम्बिनेशन में एक मिलता है हमको कैपिटल बी, स्मॉल बी, एल और एल, कैपिटल बी, स्मॉल बी, एल एल, स्मॉल बी, एल एल, स्मॉल बी, एल एल। तो यहां देखिए ये वाला कैसा होगा? ब्लू फ्लावर एंड लॉन्ग पॉलन। और ये वाला कैसा होगा? ब्लू फ्लावर एंड राउंड पॉलन। और ये कैसा होगा? रेड फ्लावर एंड लॉन्ग पॉलन। और ये कैसा होगा? रेड फ्लावर एंड राउंड पॉलन। अब पेरेंट हमने यहाँ क्या लिया था? पेरेंट में देखिए यहाँ ब्लू लॉन्ग था तो यहाँ भी ब्लू लॉन्ग है, यहाँ रेड राउंड था तो यहाँ भी रेड राउंड है। तो ये जो अपने को 4 कॉम्बिनेशन मिले थे उसमें से देखा था जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन थे वो सबसे ज्यादा मिले। ये भी 7 मिले थे, ये भी 7 मिले थे, ये 1 मिले थे और ये भी 1 मिले थे। तो ये कॉम्बिनेशन वाले जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है उनका नंबर ज्यादा था। तो मेंडल ने बताया था कि टेस्ट क्रॉस में रेशो क्या होता है? 1:1:1 होता है। लेकिन यहां हमें रेशो क्या मिला है? 7:1:1:7 मिला है। मतलब 7, 1, 1 और 7 रेशो मिलता है। यहाँ हम देख सकते हैं 7-7 तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है और ये एक एक जो नए कॉम्बिनेशन बने हैं ब्लू एंड राउंड एंड रेड एंड लॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पर जो बैटसन और पुन्नेट ने बताया था कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन का नंबर नए कॉम्बिनेशन से ज्यादा होता है। इससे कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि डोमिनेंट एलील में, यहाँ देखिए डोमिनेंट एलील में साथ साथ रहने की टेंडेंसी होती है और रेसेसिव एलील में भी साथ साथ रहने की टेंडेंसी होती है। फिर बैटसन और पुन्नेट ने कपलिंग और रिपल्शन वर्ड का यूज किया था। उन्होंने बताया था कि एक पेरेंट के एलील में, अब जैसे ये पेरेंट के एलील है तो एक पेरेंट के एलील में गैमेट में साथ साथ रहने की टेंडेंसी होती है और साथ साथ इनहेरिट होने की भी टेंडेंसी होती है। तो इसको तो उन्होंने क्या बताया था? कपलिंग। देखिए यहाँ पर जो पेरेंट के जो एलील्स हैं वो एलील्स क्या है? गैमेट में भी साथ साथ रह रहे हैं। इधर जो स्मॉल बी स्मॉल एल है वो गैमेट में साथ रहता है, कैपिटल बी कैपिटल एल इस गैमेट में साथ साथ रहता है। तो इसको तो उन्होंने बताया था कपलिंग। क्लियर? तो यहाँ हमने कपलिंग को समझा है। अब हम बात करते हैं रिपल्शन की। क्लियर? रिपल्शन के लिए इन्होंने क्या बताया था कि अभी अब हम जो रिपल्शन के लिए क्रॉस करवाते हैं वो क्रॉस करवाएंगे कैपिटल बी स्मॉल एल। इसका क्रॉस हमने करवाया है स्मॉल एल एल से। तो ये वाले तो कैसे होंगे? ये होंगे ब्लू फ्लावर और ये हो जाएंगे अपने पास में राउंड पॉलन। और ये कैसे हो जाएंगे? ये होंगे रेड फ्लावर एंड लॉन्ग पॉलन हो जाएंगे। अब इसके गैमेट क्या बनेंगे? कैपिटल बी स्मॉल एल और इधर गैमेट बनेगा स्मॉल बी कैपिटल एल। इनका जब कराएंगे तो कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल मिलता है। तो ये क्या हो जाएंगे? ब्लू फ्लावर हो जाएंगे एंड लॉन्ग पॉलन हो जाएंगे। क्लियर? अब इसका वापस हम क्या करवाएंगे? टेस्ट क्रॉस करवाएंगे, स्मॉल बी एल एल से करवाएंगे। तो यहां जो अपने को 4 कॉम्बिनेशन मिलते हैं वो कौन कौन से होंगे? तो सबसे पहले यहां बनेगा कैपिटल बी कैपिटल एल स्मॉल एल। इधर बनता है कैपिटल बी स्मॉल बी एल और एल। स्मॉल बी यहां बनेगा स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल।
स्मॉल बी, एल और एल। तो यहाँ आप देखिए पेरेंट क्या था, ब्लू और राउंड थे और रेड और लॉन्ग थे। तो ये जो बन रहा है, ये फर्स्ट वाला जो बनता है वो कैसा बनता है, ब्लू एंड लॉन्ग, ब्लू और लॉन्ग, मतलब ब्लू फ्लावर एंड लॉन्ग पॉलन। और ये वाला कैसा बनेगा, ब्लू एंड राउंड। ये कैसा बनेगा, रेड एंड लॉन्ग, और ये रेड एंड राउंड। क्लियर। पेरेंट क्या था, ब्लू और राउंड था और रेड और लॉन्ग था, तो ये ब्लू और राउंड हो गया और ये रेड और लॉन्ग, ये दोनों क्या है, पेरेंटल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ क्या देखा गया था, यहाँ इनका नंबर 7 पाएगा, यहाँ 7 पाएगा, यहाँ 1 हुआ और यहाँ 1 हुआ। तो कपलिंग में हमने देखा था कि रेशो हमको क्या मिल रहा था, 7:1:1:7। और जब रिपल्शन हमने देखा तो यहाँ क्या मिला, 1:7:7:1 मिला। तो इन्होंने बेटसन और पुन्नेट ने कपलिंग और रिपल्शन दो वर्ड यूज किए थे। तो कपलिंग तो हम पहले देख चुके, कपलिंग में क्या था कि एक पेरेंट के जो एलील थे उनका गैमेट में इकट्ठा होने और साथ साथ इनहेरिट होने की टेंडेंसी थी, तो उसको उन्होंने कपलिंग कहा। इसी टाइप से अलग अलग पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में अपने जीनों में, जीन्स में अलग अलग स्वतंत्र रूप से वंशागत होने की प्रवृत्ति होती है। अब जैसे देखिए ये जो कैपिटल बी है, यहाँ स्मॉल एल के साथ में, यहाँ स्मॉल बी कैपिटल एल के साथ में है। तो ये क्या हो रहे हैं, यहाँ एक डोमिनेंट है, एक रेसेसिव, इधर भी एक डोमिनेंट है और एक रेसेसिव है। तो अलग अलग पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आए जीन में ये अलग अलग फ्रीली यहाँ पर क्या हो रहे हैं, इनहेरिट हो रहे हैं, इनहेरिट होने की टेंडेंसी है। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, रिपल्शन बोल रहे हैं। यहाँ ऐसा नहीं कि डोमिनेंट डोमिनेंट के साथ में और रेसेसिव रेसेसिव के साथ में, दोनों फ्रीली इनहेरिट हो रहे हैं यहाँ पर, इसे हम बोलते हैं रिपल्शन। क्लियर। तो बेटसन और पुन्नेट की रिपल्शन स्टेज के अंदर उन्होंने देखा था कि एक जो संतति पादप है वो, मतलब जो ऑफस्प्रिंग वाला जो प्लांट है वो ब्लू फ्लावर और लॉन्ग पॉलन वाला, और दूसरा जो है वो रेड फ्लावर एंड लॉन्ग पॉलन वाला था। क्लियर। तो यहाँ पर अपन ने क्या देखा कि जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन जो वो तो क्या थे, ब्लू और राउंड और रेड और लॉन्ग थे, और नए कॉम्बिनेशन क्या बने, ब्लू लॉन्ग और रेड राउंड बने। ये दोनों एक एक बने और ये 7 है। तो यहाँ पर रेशो अपने को क्या मिल गया, 1:7:7:1 रेशो मिला। क्लियर। अब आगे हम देखते हैं इसमें कि कंक्लूजन क्या निकलता है। ये देखिए कपलिंग फेज है, यहाँ पर हमने दोनों डोमिनेंट लिए हैं, इधर भी दोनों रेसेसिव लिए हैं। इससे ये गैमेट बनते हैं, ब्लू फ्लावर और लॉन्ग पॉलन F1 में मिलता है। इसकी हम टेस्ट क्रॉस करवाते हैं होमोजाइगस रेसेसिव से, तो टेस्ट क्रॉस करवाते तो हमको क्या रेशो मिलता है, 7:1:1:7 मिलता है। इसमें 7 और 7 जो है ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। क्लियर। और नए कॉम्बिनेशन यहाँ कम मिलते हैं। ठीक इसी टाइप से हमने रिपल्शन फेज में देखा है। तो इसमें यहाँ तो क्या था कि डोमिनेंट और रेसेसिव एलील्स रिमेन टुगेदर। यहाँ देखो डोमिनेंट डोमिनेंट साथ रह रहे हैं और रेसेसिव रेसेसिव साथ रह रहे हैं। और यहाँ क्या हो रहा है, डोमिनेंट ये देखिए डोमिनेंट अलग रह रहा है और रेसेसिव अलग रह रहा है, ये सेपरेट रहते हैं यहाँ पर, इसे हम बोलते हैं रिपल्शन फेज। ठीक है। तो यहाँ हमने देखा इस टाइप से F1 जनरेशन में ब्लू फ्लावर लॉन्ग पॉलन मिला, इसका भी टेस्ट क्रॉस करवाया, तो यहाँ रेशो क्या मिला, 1:7:7:1 रेशो मिला। क्लियर। अब यहाँ देखिए कपलिंग फेज में क्या होता है कि जब F1 रिकॉम्बिनेशन होता है तो इधर ए बी और इधर ए बी है, यहाँ कैपिटल ए कैपिटल बी है, यहाँ स्मॉल ए स्मॉल बी है। अब पेरेंटल कॉम्बिनेशन तो यहाँ क्या आपको दिख रहा है, जैसे कि ये पेरेंटल गैमेट है ए और बी, और ये स्मॉल ए और बी ये भी पेरेंटल गैमेट है। देखिए एक इधर ये हो गया और एक ये हो गया। अब नए कॉम्बिनेशन कब होंगे, जब क्रॉसिंग ओवर होगा। देखिए क्रॉस ओवर होता है तो क्या होगा, ये ए इस ए के साथ में आ जाएगा, ये बी इस ए के साथ में आ जाएगा। तो यहाँ देखिए ये ए कहाँ आ गया, इस बी के साथ में, और ये ए बी साथ में आ गए। तो ये तो हुए क्रॉसिंग ओवर होने पर तो क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट गैमेट बनते हैं, और बाकी पेरेंटल कॉम्बिनेशन है ए बी और ए बी, तो ये ए बी और ए बी पेरेंटल गैमेट्स बनते हैं, और नए कॉम्बिनेशन क्रॉसिंग ओवर से बनते हैं। तो कपलिंग फेज जो है इसमें क्या हो रहा है, ए और बी डोमिनेंट डोमिनेंट साथ में रह रहे हैं और इधर रेसेसिव रेसेसिव साथ रह रहे हैं। अब रिपल्शन फेज में क्या होता है, जैसे यहाँ पर एक डोमिनेंट है एक रेसेसिव है पेरेंट में, और दूसरे पेरेंट में एक रेसेसिव एक डोमिनेंट है। तो यहाँ हम देखते हैं कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, डोमिनेंट रेसेसिव है यहाँ पर,
ये दोनों यहाँ पर तो क्या होता है, डोमिनेंट डोमिनेंट साथ में रह रहे हैं, यहाँ डोमिनेंट और रेसेसिव जो है वो अलग अलग रहते हैं। तो यहाँ कैपिटल ए कैपिटल बी है और यहाँ स्मॉल ए स्मॉल बी दोनों साथ में है। जब इनमें क्रॉसिंग ओवर होगा तो ये कैपिटल ए इस बी के साथ आ जाएगा, ये ए बी साथ आ जाएंगे, तो ये क्या बनेंगे, रिकॉम्बिनेंट बनेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, रिपल्शन फेज, जिसमें यहाँ तो क्या था, डोमिनेंट डोमिनेंट और रेसेसिव रेसेसिव साथ थे, यहाँ ऐसा नहीं होता है, ये दोनों सेपरेट रहते हैं, डोमिनेंट और रेसेसिव। क्लियर। अब अपन बात करते हैं कि इस टाइप से हमने देखा कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन का नंबर नए कॉम्बिनेशन से ज्यादा होता है, तो इससे कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि डोमिनेंट एलील की साथ साथ रहने की टेंडेंसी होती है और रेसेसिव एलील के भी साथ साथ रहने की टेंडेंसी होती है। तो एक पेरेंट के एलील में गैमेट में इकट्ठा रहने तथा साथ साथ वंशागत होने की प्रवृत्ति होती है, इसको क्या बोलते हैं, कपलिंग बोलते हैं। इसी टाइप से अलग अलग पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आए जीन्स में अलग अलग स्वतंत्र रूप से इनहेरिट होने की टेंडेंसी होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, रिपल्शन बोलते हैं। तो कपलिंग जो फेज होती है उसको हम सिस फेज भी बोलते हैं और रिपल्शन फेज को हम ट्रांस फेज भी कहते हैं। क्लियर। तो आज हमने ये कपलिंग और रिपल्शन हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ा है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू।